बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। और कोई इस बात को माने या न माने, हुकूमत और हुकूमत के सरकर्दा अफराद का लंदन जाना मुल्क में अफवाहों को जन्म दे रहा है। और कल सारा दिन मुल्क अफवाहों और मुख्तलिफ लीडरों के बयानात की जद में रहा, जिसके बायस अफवाहें फैलाने में कामयाब रहे। तो क्या मुस्लिम लीग नून कुछ अहम फैसले करने जा रही है, कुछ बड़े फैसले करने जा रही है, कुछ सख्त फैसले करने जा रही है? क्या ये फैसले इलेक्शन के हवाले से हैं, या ये फैसले मईशत के हवाले से हैं, या ये फैसले इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से है? और इस बात की भी इतलात है कि मुल्क के बहुत से अहम हल्के इलेक्शन के हवाले से हुकूमत के साथ इन टच है, और हुकूमत और अपोजिशन यानी खान साहब की क़यादत के खान साहब की जमात के दरमियान बैकडोर राब्तों की भी इतला है। और इसी हवाले से आज ये कहा गया है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते इस पर बात नहीं हो सकती। इस पर बात करेंगे और कुछ आम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पीपल पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कल अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें क्यों करना पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, वो किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का में उन्होंने किसको पैगाम दिए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या उन्होंने हासिल कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल फैज़ हमीद के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में आसिफ अली जरदारी ने जो कुछ कहा वो भी टॉक ऑफ द टाउन है। उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद को खुडे लाइन लगा दिया गया है। तो इस पर कहने वाले कहते हैं, बल्कि पूछने वाले ये पूछते हैं कि क्या आसिफ अली जरदारी फ़ौज के इंटरनल मामला से बखूबी वाकिफ़ हैं, या उन्होंने ये बरसबील तज़किरा फ़ौज के हाज़िर सर्विस जनरल के बारे में इस किस्म की बात की है कि उसे कॉर्नर कर दिया गया है। तो इसका मकसद क्या है? क्या ये कोई पैगाम था, या वो किसी की तर्जमानी कर रहे थे? मरियम नवाज ने स्वाबी में जलसा किया। जलसा अपनी तादाद के लिहाज से बड़ा जलसा था, और खान साहब के जलसों के बरक्स डे लाइट में किया जाने वाला जलसा था। खान साहब के जलसे रात में क्यों होते हैं, इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि जलसे रात में करने से क्राउड को किस तरह बड़ा दिखाया जा सकता है, जबकि डे लाइट में दिन की रोशनी में ये मुमकिन नहीं है। तो मरियम नवाज का जलसा दिन की रोशनी में हुआ और उसमें लोगों की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक तीर से कई निशाने किए। उन्होंने खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो मरियम नवाज शरीफ ने स्वाबी में खिताब करते हुए कहा कि तुम्हारी गलाजत है, इसको फ़ौज पाकिस्तान क्यों उठाए। ये पैगाम उनका इमरान खान साहब के लिए भी था, और ये फ़ौज की तर्जमानी करते हुए भी था। लगता यूँ कि मरियम नवाज भी फ़ौज के ख़यालात की तर्जमानी कर रही हैं, और इस पैगाम से, उनके इस खिताब से ये लगा कि वो ये चाहती हैं कि हुकूमत इलेक्शन में चली जाए, और ताकि आवाम के पास जाकर खान साहब जो है उनको जवाब दें। तो ये मरियम नवाज की अपनी सोच है, या इस सोच के पीछे कोई और सोच है, और क्या इसी सोच के तहत नवाज शरीफ ने सबको बुलाकर बात की है, इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले एक बयान दिया, और ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद ये सारी बहस शुरू हुई। वो बयान उन्होंने पाक फ़ौज में कुछ तैनातियों के हवाले से दिया, और ये कहा कि नवंबर से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आर्मी चीफ की तब्दीली का मसला ही पिछली हुकूमत के जाने की वजह बना है या सबब बना है। तो इस पर उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो वक्त से पहले जा सकती है, कोई और नवंबर से पहले कोई नई हुकूमत आ सकती है, और वो तकरियाँ कर सकती है। तो ख्वाजा साहब के इस बयान के बाद सारा बखेड़ा शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले और बहुत कुछ हो चुका है, और वो भी आपको बताएंगे कि मुल्क में अफवाह साजों ने किस तरह फ़ायदा उठाया। तो कहने वाले कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का लंदन जाना, उसके बाद मुल्क का अफवाहों की जद में आ जाना, और फ़ौज के हवाले से बयान दे देना ख्वाजा आसिफ का, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी का मैदान में आकर सूरत हाल को संभालना, ये सब अफवाह साजों की उम्मीदों पर पानी फेर गया है। तो अगर किसी की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन वक्त से पहले हो जाए, तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। जिनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ इलेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं, उनका ख्याल भी गलत साबित होने जा रहा है। तो मेरी इतलात ये है कि हुकूमत ने गले पड़ा ढोल बजाने का फ़ैसला कर लिया है, और इसके लिए वो मुश्किल फ़ैसले करने के लिए तैयार है, और नवाज शरीफ साहब ने उन फ़ैसलों की मंजूरी दे दी है कुछ हदायत के साथ। तो लेकिन इन फ़ैसलों का ऐलान आज
मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में कर रही है। कल जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे और जो कुछ आज हुआ उस पर भी बात करेंगे कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे या उन्हें लंदन बुलाया गया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन गई तो ख्याल ये किया जा रहा था, बल्कि हुकूमत के मुखालफिन ने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि हुकूमत इलेक्शन कराने जा रही है और इलेक्शन के बारे में बड़ा फैसला करेगी। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो जाए। फिर अचानक ही उसके बाद ख्वाजा आसफ का बयान BBC को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसके हवाले से सामने आया, जिसमें ख्वाजा आसफ ने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसने हुकूमत को तकरीबन मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने यह कहा कि रवा बरस पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। BBC को दिए गए इंटरव्यू का ये कहना था कि हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही हम इलेक्शन करवा दें, नवंबर से पहले ही, तब निगरान हुकूमत होगी। और ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मचाई। इस बयान में कुछ और चीज़ें उन्होंने ऐड की। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती है, उन्हें तोसी दे सकती है, क्या हुकूमत को ऐसा इरादा रखती है। तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब तो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहती। उनके ऐलान के बाद ही क्या सरयू के दरवाजे बंद हुए हैं। इस सवाल पर कि अगर नए आर्मी चीफ के इंतखाब का फैसला शहबाज शरीफ ने किया तो क्या जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ के तौर पर लगाया जा सकता है, तो ख्वाजा आसफ का कहना था कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनेटरी लिस्ट में हुआ तो उनको कंसिडर किया जाएगा। तो इसके बाद मुल्क में एकदम बहुत सारी, यानी वो कहते हैं ना, फस क्रिएट हो गया, क्या सरयू का क्योस फैल गया, क्या सरयू के बाजार गर्म हुए। तो आसिफ अली जरदारी साहब फौरी तौर पे उनको शायद इतला पहले से मिल गई थी कि तहरीक इंसाफ के लोग इस बात को हाईलाइट करेंगे और हुकूमत के लोग जो लंदन गए हैं उनका इस मौके पर लंदन जाना इत्तेहाद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात की और उसके बाद वो जब पूरी क़यादत मुस्लिम लीग नून की लंदन में थी तो उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कवर किया और उन्होंने कहा कि मेरी नवाज शरीफ से बात हो गई और हम इंतखाबी इस्लाहात और कुछ और रिफॉर्म्स जिनमें नैब रिफॉर्म वगैरह शामिल हैं वो करने के बाद ही इलेक्शन में जाएंगे। हाँ, हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा अरसा लग जाए, कुछ 3 महीने लग जाए, कुछ 4 महीने लग जाए, तो हम इलेक्शन में तभी जाएंगे जब हम रिफॉर्म्स कर लेंगे। हम इलेक्शन से नहीं घबराते और मैंने नवाज शरीफ को भी समझाया है, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ की राय कुछ और थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कन्विंस किया है कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात किए बगैर अगर इलेक्शन में गए तो इसका हमें नुकसान होगा। और ये खान साहब की हुकूमत इसीलिए गिराई गई थी, इसलिए उनको इक़्तिदार से हटाया गया था कि अगर वो इक़्तिदार में रहते तो जिस किस्म की उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रखी थी उससे बाकी सियासी जमातों को नुकसान पहुँचता और खान साहब को फ़ायदा होता। तो लगता है कि उन्होंने अपनी इस बात से नवाज शरीफ को कन्विंस किया और नवाज शरीफ भी उनकी इस राय से मुत्तफिक थे, लेकिन उनकी अपनी जमात उनकी इस राय से शायद इत्तफाक नहीं करती थी। और बहुत से ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत को ये तजवीज़ें दी जा रही हैं बहुत से हाई क्वार्टर्स की जानिब से कि आप इलेक्शन करा दें, चूँकि आप हुकूमत में आए इसलिए थे कि आप इलेक्शन कराना चाहते थे और अब इमरान खान भी ज़ोर लगा रहा है और वो दबाव बढ़ा रहा है और अपनी जो ज़ुबान है वो इस किस्म की इस्तेमाल कर रहा है जिससे मुल्क के इदारों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो आप इलेक्शन करा दें, और वैसे भी अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो माशी मामलात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और हुकूमत सख्त कुछ ऐसे फ़ैसले भी नहीं ले रही जिससे मईशत संभल सके। तो बेहतर है कि इलेक्शन में जाया जाए और फ्रेश मैंडेट लिया जाए। हुकूमत इस वजह से जल्द इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही थी कि इमरान खान सब चाहते हैं, बल्कि वो जल्द इलेक्शन में जाने की जो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई वो ये थी कि अगर वो सख्त फैसले करेंगे तो फिर वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। वो अगर 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी इक़्तिदार में रहते हैं और सख्त फैसले भी कर लेते हैं और फिर 4-5 महीने बाद उन्हें इलेक्शन में जाना भी पड़ता है किसी भी वजह से, ख़ास सब दबाव डाल देते हैं या कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, तो फिर वो आवाम को क्या जवाब देंगे। तो ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ की टेबल पर रख दी गई और उन्हें बता दिया गया कि क्या सूरत हाल हो सकती है अगर, चूँकि लंदन से भी ये दबाव था कि सख्त फैसले ना किए जाए। हुकूमत कुछ सख्त फैसले करना चाहती है लेकिन नवाज शरीफ उसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे
और वो नवाज शरीफ और उनका जो कैंप है या उनके हमायती है, क्योंकि कुछ लोग नवाज शरीफ की सोच के बिल्कुल करीब हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नवाज शरीफ की सोच के अलावा अपनी एक सोच रखते हैं, या समझ लें वो दूसरा ग्रुप है उसकी सोच कुछ अलग है। तो वो सोच ये है कि बाकी के जो साल 1.5 साल है वो इक़्तिदार में गुजारे जाएं, मुश्किल फ़ैसले किए जाएं और लेट्स सी कि क्या होता है। जल्द इलेक्शन में जाने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस सोच के भी लोग पाए जाते हैं, जबकि दूसरी सोच ये है कि हमें इमरान खान की जो किया धरा है उसका टोकरा अपने सर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। अवाम के पास जाते हैं और अवाम को बताते हैं कि जी हम मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते, आपको मुश्किल में नहीं डाल सकते। हम पर ये बड़ा दबाव था कि हम तेल की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते, महंगाई करते, तो हमने इसकी बजाय आपके पास आना और मैंडेट लेना बेहतर या मुनासिब समझा। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट, सिर्फ मुस्लिम लीग उनका मामला नहीं है, एक बहुत सी लोगों के साथ मिलकर ये हुकूमत बनी हुई, यानी कोलेशन गवर्नमेंट है। तो इस गवर्नमेंट को फैसले करते हुए इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेना पड़ता है। तो इत्तेहादी ये चाहते हैं कि भले इलेक्शन करा दिया जाए, आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी इलेक्शन कराएं, उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म करें। लेकिन सवाल है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, मईशत का। पाकिस्तान की मईशत सिंक हो रही है। तो ये मामलात रखे गए नवाज शरीफ की टेबल पे, और इजलास की जो इब्तदाई कहानी, यानी जो पहला इजलास हो चुका है, आज दूसरा इजलास होना है, लेकिन जो कल इजलास हुआ उसमें ये बताया गया जी कि मुल्क की मईशत के सवाले से मुतल्लक बड़े फ़ैसले कर लिए गए हैं और इस फैसले पर इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लिया जाएगा। उसके बाद ये अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन फिर भी आवाम पे कम से कम बोझ डाला जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि साबिक़ा हुकूमत की करप्शन और उनकी जो बदनवानियाँ या उनकी जो मिसमैनेजमेंट है, नहली कारकर्दगी, उसको हाईलाइट किया जाए और करप्शन के सबूत सामने लाए जाएँ। इसके अलावा पार्टी को इलेक्शन के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इलेक्शन कैंपेन चलाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा ने अपनी अपनी तजावीज़ भी सामने रखी। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आप आईनी इस्लाहात का अमल जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को पस्तियों की तरफ धकेला है। तो हमें इस मुश्किल वक्त से निकलना है, तो हम उसके लिए बड़े फ़ैसले भी ले सकते हैं। लेकिन हुकूमती टीम ने बताया जी हमने आवाम को मुश्किल से बचाने के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। बहरान संगीन है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तेल और LNG नहीं मंगवाया गया और उस वजह से लोड शेडिंग बढ़ गई है, तो आवाम लोड शेडिंग से भी परेशान है। तो वो सारी चीज़ें यानी आवाम के जो मसाइल हैं और हुकूमत को जो मसाइल दरपेश है वो सामने रखे गए। और आज फिर इसके मामले में यानी आइंदा इलेक्शन, पंजाब कबीना, पावर शेयरिंग, मईशत, लोड शेडिंग, ये सारे मामलात जो है ये 1 बाय 1 एड्रेस किए गए, उनके सलूशन और तजावीज़ पेश की गई, कुछ की मंजूरी दी गई है। तो आज कुछ चीज़ें यानी नवाज शरीफ उनकी मंजूरी दे के बाद वो अनाउंस की जाएंगी। तो एक बात तय हो गई है कि इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं होने जा रहे, और मुमकिन तौर पर अगर हुकूमत IMF के पास जाने का इरादा रखती है तो फिर हुकूमत बाकी का जो साल 1.5 साल है वो मुकम्मल करेगी। नवाज शरीफ भी ये भी चाहते कि अगर वो रिस्क लेते हैं हुकूमत चलाने का, तो फिर उनको थोड़ा सा अरसा यानी वो फिर IMF को भी ये गारंटी चाहिए कि ये हुकूमत बाकी का साल 1.5 साल पूरा करेगी। ये उनको शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने बताया कि जी अगर हम साल 1.5 साल लगाते हैं, हमें IMF को पता होगा जी ये साल 1.5 साल हुकूमत रहेगी, तो फिर IMF जो अपना बाकी मानदा जो प्रोग्राम है जो पिछली हुकूमत करके गई है उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर हम इलेक्शन कराते हैं और फ्रेश मैंडेट में जाते हैं और दोबारा मुंतखब होकर आते हैं, तो फिर हम IMF के साथ नया मुआहदा करने की पोजीशन में होंगे। तो क्या हम IMF के साथ नया मुआहदा करें, उस मुआहदे में हम आवाम के लिए रिलीफ ले लेंगे। ये जो पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के और बिजली की कीमतों के हवाले से उनके साथ जो शराइत उनकी तस्लीम कर चुकी है, उनको फिर हम वेव ऑफ कराने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं और हमें हुकूमत चलाना है, तो फिर हमें स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जितने फ़ैसले होंगे या जो भी अच्छे और बुरे उसके नतीजे निकलेंगे, वो सब मुस्लिम लीग नून के खाते में पड़ेंगे, PDM के खाते में नहीं पड़ेंगे। PDM की जमातें इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुस्लिम लीग नून पे है, क्योंकि
इस पूरे सेटअप में मुस्लिम लीग नून ही वो तजर्बाकार जमात है जो कि मुल्क चलाने की सलाहियत और तजर्बा भी रखती है। तो इसलिए उस तजर्बे को बुरा कार लाते हुए हुकूमत कुछ इक़दाम करना चाहती है, जिसके लिए नवाज शरीफ की इजाज़त ली गई या उनसे पूछा गया या उनसे मुशावरत की गई। ये तो तय हो गया कि अब हुकूमत कुछ अर्सा काम करेगी। मुमकिन है कि वो 4-6 महीने बाद इलेक्शन हो, या ये भी मुमकिन है कि मुद्दत पूरी करेगी। तो इस पर अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? खान साहब ये कह चुके हैं कि वो 20 मई को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देंगे और वो अपने जलसों को जिस तरह बड़ा या ओवर क्राउड करके दिखाते हैं, वो बड़ा दिलचस्प मरहला है। एक ट्विटर पे किसी ने वीडियो शेयर की हुई है कि किस तरह तहरीक इंसाफ अपने जलसों को बड़ा करके दिखाती है। हाइलाइट्स भी ज़्यादा लग रही हैं, वो भी रिवर्स कर दी। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक्सपोजर भी बड़ा हुआ लग रहा है। ब्राइटनेस को ज़रा कम कर लेते हैं ताकि थोड़ी चीज़ वाज़े हो जाए। लाइट बैलेंस को भी नॉर्मल करते हैं जहां एक्चुअल होना चाहिए इसे। और अब हम इसको सेव करके ज़रा पिक्चर देखते हैं जूम करके, हमें भी पता चलेगा कौन सा खान साहब ने इतना बड़ा जलसा कर दिया जी। तो अब आप रियलिटी देख सकते हैं, बल्कि आप बंदे गिन सकते हैं। ये तो गिनती के बंदे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप हालात देख सकते हैं पीछे। ये मैंने जूम की है पिक्चर रीमास्टर करके। ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइटों की इनकी धोखेबाजी है। ये लाइटें जान के आसमान की तरफ कर देते हैं ताकि ड्रोन फुटेज में ये खाली जगह नजर ना आए। ये आप पूरा खाली जगह देख सकते हैं और ये खान साहब खुद खड़े हुए हैं। पूरा सब कुछ खाली है, लेकिन इसकी नौसरबाजी देखें, हाथ हिला ऐसे दूर तक रहा है जैसे लाइन जो है वो कोई अल्लाह माफ करे दीवारें चीन तक गई हुई है। ये हालात आप देख सकते हैं। एक छोटी सी जलसी जिसको इन्होंने ब्राइट कर करके, क्योंकि खान साहब कहते हैं ना, खान साहब कहते हैं ठीक है कि सारे जो पैसे हैं वो लाइटिंग के हैं। और शान ने उस दिन आपको पता है बहुत ज्यादती की है इनके साथ, लाइटिंग ठीक ना करके। तो ये आप देख सकते हैं, ये टोटल जलसा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो जगह मैंने आपको दिखाई थी अभी जूम करके, उस जगह के क्या हालात थे जरा मौके के ऊपर आप देखें। ये स्टेज से तो फिर भी इन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर लेके डाली है। ये खान साहब तकरीर कर रहे हैं और ये खान साहब की तकरीर के दौरान जो मैंने आपको शुरू में जूम करके जगह दिखाई, ये आप देख सकते हैं स्टेडियम की वो जगह। जलसे बड़ा करने का मकसद क्या है? ये फवाद चौधरी की भी ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने जलसों की कवरेज के लिए किसी एक ख़ास फर्म की खदमात हासिल की हैं। प्रोफेशनल टेलीविज़न चैनल तक को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं, यानी जिसे वो दूसरों को कहते हैं जी फोर्जरी, जालसाजी, या उसके अंदर जो आवाम को धोखा देने के लिए वीडियो एडिटिंग के ज़रिए जो कुछ करना चाहते हैं, वो फिर हर चैनल तो नहीं कर सकता ना। वो कोई एक चैनल है जो कि कवरेज देगा और बैक एंड से उसको एडिट करके उसको इनलार्ज करके बाकियों को फीड दे देगा। हाँ, मैंने कह दिया है, जब हमने प्राइवेट प्रोडक्शन इसीलिए हायर किया है कि हर टीवी की प्रोडक्शन क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है और कईयों की प्रोडक्शन बहुत बुरी होती है, कईयों की अच्छी होती है, उससे जलसा ख़राब हो जाता है। तो हमने एक ही जो प्राइवेट प्रोडक्शन जो है उसकी क्लीन फीड सबको दे रहे हैं ताकि एक ही क्लीन फीड जो है वो सबके पास जाए। और DSNGs की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया सबको जो है वो फारग कर दें, वरना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ख़राब होती है। देखो, लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग। अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, सारा अजीब जलसों को बड़ा बड़ा दिखा के वो जो आवाम पे प्रेशर डाल रहे हैं खान साहब, उनका अब इम्तिहान शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर उनका ख्याल तो ये था कि अगर जो उनके साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं बैकडोर, अब शेख रशीद इस मामले में, यानी वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो उस मामले में राब्ते में हैं और वो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन अनाउंस कर देती है तो फिर हम उनसे बाकी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए भी तैयार हैं। कौमी असम्बली में जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्तीफ़े तो दे दिए हैं, लेकिन वो तनख्वाही भी वसूल कर रहे हैं। और अब उन्होंने बाकायदा कुछ अरकान ने दरख्वास्त दे दी कौमी असम्बली में लीव की, छुट्टी की। एक तरफ वो कहते हैं हमने इस्तीफ़े दे दिए, हम असम्बली का हिस्सा नहीं, दूसरी तरफ छुट्टी की दरख्वास्त भी दे रहे हैं ताकि कौमी असम्बली के जो इजलास हो रहे हैं उनमें उनकी जो तनख्वाह है वो ना काटी जाए। तो लीव विद पे के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। तो ये तजाद बयानी यानी
की जा रही है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा सेक्टर है वो है तहरीक इंसाफ और उनके हमायती मीडिया का और उनके हमायती लोगों का, जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि हुकूमत मुश्किल में फंस गई है और उनके गले पड़ गई हुकूमत, और वो किसी हद तक दुरुस्त भी कह रहे हैं कि जो कुछ खास अब करके गए हैं वो गले डालने के मुतरादिफ ही है। ये तासुर देना कि जी हुकूमत कमज़ोर है और वो सख्त फैसले नहीं कर पा रही, ये यकीनी तौर पर हुकूमत के हक़ में नहीं जा रहा, और हुकूमत अब सख्त फैसले और बड़े फैसले करने जा रही है। अब देखना ये है कि खान साहब जो है वो अपने लॉन्ग मार्च के ख्वाहिश को किस तरह पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, और 20 लाख लोग या 25 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद में जाते हैं तो क्या करते हैं, और उसके जवाब में हुकूमत क्या करती है। फिर वो जो लोग जो न्यूट्रल है, जिनके बारे में ये ख्वाहिश रखती है तहरीक इंसाफ कि वो न्यूट्रल ना रहें। वैसे तो कहते हैं ना जी, बैरूनी साजिश होगी, मुदाखलत होगी, तो क्यों मुदाखलत हुई, तो अब उनसे तो मुदाखलत करने पर एहतजाज हो रहा है, और यहाँ पर फ़ौज से बार बार ये कहा जा रहा है जी फ़ौज मुदाखलत करे। कल फवाद चौधरी ने भी कहा था, खान साहब ने अपनी तकरीर में फ़ौज का जिक्र नहीं किया सिवाय इसके कि उन्होंने मीर जाफ़र के हवाले से मुद्दा डाल दिया शहबाज शरीफ के ऊपर, यानी पहले सिपह सलार मीर जाफ़र था, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को सिपह सलार बनाकर उसको मीर जाफ़र करार दे दिया। तो अब बात जो है वो उससे कहीं आगे निकल गई है। अब उनके जो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, मुशीर, एडवाइज़र फवाद चौधरी, कल उन्होंने कह दिया था कि चौकीदारों इलेक्शन करा दो, तो ये मुतालबा कर रहे हैं फ़ौज से, और फ़ौज में जिन लोगों से मुतालबा कर रहे हैं वो ज़ाहिर आर्मी चीफ़ और जो फ़ौज की आला क़यादत है। लेकिन जो इतलात ये है कि फ़ौज के अंदर भी बाज़ लोग जो है वो इलेक्शन के हवाले से ये राय दे रहे हैं, बल्कि राब्ते भी उनके हो रहे हैं कि जी इलेक्शन करा दिए जाए और कोई हर्ज नहीं, जल्द इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये जो फस क्रिएट हुआ है जो कि खान साहब ने किया हुआ और वो हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि अगर हुकूमत चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है और हुकूमत के इत्तेहादी भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और खुद हुकूमत भी इस मामले को यानी अब आगे ले जा रही है, तो फिर खान साहब के लिए तो अब इस्लामाबाद जाना नागुज़ीर हो गया। खान साहब का ख्याल ये था कि इलेक्शन हो जाएंगे, जो उनको तसल्ली दी जा रही थी कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो तसल्ली तो अब ख़त्म हो गई। तो अब उन्हें अगले मरहले में ये सब कुछ करना है, यानी उन्हें वाकई लॉन्ग मार्च करना है। यानी उन खान साहब के गले च भी जो ना वो यानी ढोल पै गया है। अब वो ढोल उन्हें बजाना पड़ना है कि वो 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद जाएँ, और फिर वो जो धमकियाँ दे रहे खाना जंगी की और इसकी और उसकी, फिर उसके लिए हम तो नहीं कहेंगे, ना कोई और कहेगा। फिर वो जो न्यूट्रल है वो कितनी देर न्यूट्रल रहेंगे, ये सवाल भी सबके सामने है कि क्या उस मामले में अगर उसको हुकूमत कंट्रोल कर लेगी या नहीं कर पाएगी, तो फिर क्या इदारे हरकत में आएंगे, क्या फिर फ़ौज को इस मामले में हुकूमत की हेल्प करना पड़ेगी, या हुकूमत दरख्वास्त करेगी फ़ौज से कि हमारी मदद करें। तो जब हुकूमत कहती है तो फिर फ़ौज को आना पड़ता है। अपोजिशन के कहने पर तो फ़ौज नहीं को एक्ट करेगी, फ़ौज अपोजिशन के कहने पे तो हुकूमत से को नहीं कहेगी कि इलेक्शन कराओ। लेकिन कंसर्न क्वार्टर ये कहते हैं, बाज़ ज़राए ये कहते हैं, दावा कर रहे हैं, और ये तहरीक इंसाफ के ज़राए वो कह रहे हैं जी कि जी कहा जो उनको मशवरा दिया गया जनाब अब इलेक्शन कराएं, तो कुछ अफवाह साज है, कुछ यानी लंबी लंबी छोड़ते हैं, कुछ वो इन हालात का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो लोग हुकूमत से बाहर निकले हैं वो भी खासे परेशान हैं, और इतने परेशान हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ ने जो सवाबी में जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने खान साहब की कवाली की, और उनकी बातें जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी थी। मरीम नवाज़ ने कहा जी कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनकी कारकर्दगी बदबूदार टोकरा थी, तो नून लीग और इत्तेहादी जमातों को ये टोकरा सर पर उठाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में चले जाएं, हमें इनकी कारकर्दगी का वो उस पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी गड़बड़ इमरान खान सब करके चले गए हैं, इसको ठीक करना 2-3 महीने का काम नहीं है, बल्कि ये 2-3 साल का काम है। तो खास अब इमरान खान को अवाम में जाने दो, अवाम खुद पूछ लेंगे कि मुल्क का बुरा हाल क्यों किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की कारकर्दगी जो है वो कलंक का टीका है, इसे मुंह पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी वो मीडिया को बुरा भला कहते हैं, कभी फ़ौज को, कभी अदलिया को, कभी कहते हैं ये मीर जाफ़र है, कभी मीर सादक है। तो कहते हैं जब तक तुम्हारे पास कुर्सी रही सब अच्छा था, और जब कुर्सी चली गई
तो तुम्हें मीर जाफ़र और मीर सादिक नज़र आ गए हैं, तो कौम सब जानती है कि तुम्हारे खेल तमाशे क्या है। तुम्हारी शिकायत सिर्फ ये है कि जिन्होंने पहले तुम्हें सर पे बिठा रखा था वो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो मरियम नवाज़ के जलसे से ये लगता है कि वो भी चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो यानी हो जाए, और चूँकि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है खास साहब की, जिनको वो अपने जलसों, रैलियों और आवाम को यानी इमोशनल ब्लैकमेल करके हकीकी आज़ादी, हकीकी ग़ुलामी के नाम पर जिस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, और एक अमेरिकी मरासले को उन्होंने बुनियाद बनाकर साजिश करार देकर जो कैंपेन उन्होंने शुरू की है, वो कैंपेन अपनी जगह दुरुस्त नहीं भी होगी तो भी आवाम की बड़ी तादाद उनको अभी उनको फॉलो कर रही है, यानी उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। लेकिन जितना बड़ा वो प्रेजेंट कर रहे हैं वोट बैंक, उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को फौरी तौर पर इलेक्शन में चली जाती अगर मईशत के हवाले से मुश्किल फैसले नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप हुकूमत में रहने की सोच रहे हैं और सोचने के मुकाबला करेंगे और भागेंगे नहीं, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर इन हालात में हुकूमत चली जाती है, यानी वो अगर इलेक्शन का अनाउंस कर देते हैं, तो फिर निगरान हुकूमत आएगी, तो निगरान हुकूमत को सारे फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन उस इतनी देर में मुल्क मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में अगर आप चलेंगे तो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा। तो अगर मुल्क का सोचे तो फिर इलेक्शन जल्दी किसी भी तरह मुल्क को कौम के मफाद में नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकली सोचे तो पॉलिटिकली इसका डेंट पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, उन्हें फौरी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, तो वो नहीं जा रहे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए अब खान साहब के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो गया है अगर मुस्लिम लीग नून अगर इस हुकूमत को लेके चलती है। तो आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने जिक्र किया जनरल फैज़ हमीद का, बल्कि उनसे सवाल पूछा गया जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद खुडे लाइन है। और दूसरा एक सवाल है, आपने कहा कि भाजपा को सैल्यूट करने का दिल करता है, फौजी वालों को हम सब सैल्यूट करते हैं जो बॉर्डर पर है। फैज़ हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए, उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? कौन किसने बनाई है? किसने? उसने फैज हमीद ने। फैज हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। फैज हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। फैज हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। तो इस पर बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनरल फैज हमीद को वाकई फौज ने खुडे लाइन लगा रखा है। वो पेशावर में कोर कमांडर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ जब वज़ीर बने थे तो उनके दौरा वज़ीरिस्तान के मौके पर उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी, कबायली इलाकों को दौरा किया था शहबाज शरीफ ने, तो ब्रीफिंग देने वालों में जनरल फैज़ हमीद शामिल थे। ये अलग बात है कि उसके बाद से बहुत से मामलों में जनरल फैज़ हमीद का नाम सामने आया है। और इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जो पॉडकास्ट को दिया था उसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया था कि वो जनरल फैज़ हमीद को हुकूमत की मदद के लिए रखना चाहते थे, यानी DGIC के सरबराह के तौर पर वो हुकूमत की आँख, नाक और कान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनके लिए वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे और मुश्किल हालात में हुकूमत की मदद कर रहे थे, यानी सियासी मदद कर रहे थे। जिसके बाद बहुत से सवाल उठ रहे थे और पूछा गया था कि क्या जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होगी या महकमा उनसे पूछेगा, लेकिन उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई कोई नहीं हुई। बहुत सी इतलात ज़ेर गर्दिश रही कि उनको उनके हुद्दे से हटाया जा रहा है, उनको वापस GHQ भेजा जा रहा है। फिर एक और जनरल के हवाले से भी ये गुफ्तगू यानी इतलात सामने आई कि उनको भी उनकी पोस्ट से हटा कर कहीं और भेजा जा रहा है। आसिफ अली जरदारी का ये कहना कि जनरल फैज़ हमीद खुडे लाइन लगे है, इसके बहुत सारे मतलब और माने निकाले जा रहे हैं। यानी जनरल फैज़ हमीद को यानी कॉर्नर कर दिया गया है और उनके पास वो इख्तियारात नहीं है, या उनको सियासी मामलात में मुदाखलत से, वैसे तो सारी फौज ही सियासी मामला से पीछे हट गई है, तो फिर जनरल फैज़ हमीद फौज से बाहर नहीं है तो वो भी सियासी मामलात से हट गए होंगे। लेकिन बाज़ ज़रा इस बात की नफ़ी करते हैं, वो कहते हैं कि वो भी सियासी मामलात में उसी तरह एक्टिव थे या है। लेकिन जरदारी साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो खुडे लाइन, इसका मतलब है वो समझते कि उनको सियासी मामलात में
मदाखलत से रोक दिया गया, क्योंकि वो फौज में अभी तक कोर कमांडर के तौर पे तो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो फौज में उनकी इस बात को कि वो खुडे लाइन लगा दी गई, ये मकसद या ये मुराद ली जा सकती है कि वो सियासी मामलात के हवाले से खुडे लाइन लगा दिए गए हैं या उनको रोक दिया गया है। तो ये उन कुव्वतों के लिए, उन ताकतों के लिए, उन सियासी जमातों के लिए यानी वो उसको अच्छी बात समझते होंगे, क्योंकि फैज़ हमीद एक मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन उन्होंने सियासी मामलात में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके अपनी जो पोजीशन है उसको ख़राब किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए लोग कहते हैं कि वो आर्मी चीफ के लिए फेवरेट उम्मीदवार नहीं है। इसके बावजूद जब ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया, और इसलिए पूछा गया था कि जब वो इतने मुतनाज़ा हैं तो फिर उनको आर्मी चीफ कैसे बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ नाम भेजेंगे, सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम हुआ। यानी फौज अगर ये समझेगी, GHQ समझेगा कि इन सारे इल्जामात के बावजूद जनरल फैज़ हमीद इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाए, तो फिर उनको कंसिडर किया जाएगा। जरूरी नहीं कि उनके नाम को फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन उसको कंसिडर जरूर किया जाएगा। उसको उस तरह आउटराइट यानी इतराज नहीं किया जाएगा जी इनका नाम क्यों। तो इस गुफ्तगू के पीछे मेरा ख्याल है यही मकसद था, और असद जरदारी साहब ने कोई ये बात बदनीयती से नहीं की। उनके पास फौज के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होती है, जाहिर है वो एक बड़ी जमात के सरबराह है। और उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जिसकी पूरी PTI को आग लगी हुई, वो बात भी आपको बताता हूँ। लेकिन उन्होंने ही ये खबर दी थी कि हामिद मीर जो है बहाल हो रहे हैं, यानी उनकी वापसी हो रही है। और हामिद मीर को भी एक फौज के हवाले से बयानबाजी पर ही उनको ऑफर किया गया था। तो अब वो जाहिर है, तो जब उन्होंने ये कह दिया कि खुडे लाइन लगाओ, तो वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर या फिर अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे होंगे। तो जब से जरदारी साहब ने ये कहा जी अमेरिकी सदर जो बाइडन मेरा दोस्त है, तो PTI की क़यादत को आग लगी हुई है। असद जरदारी साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ये कोई साजिश होती तो फिर अमेरिकी सदर हमें कम अज कम फोन करके मुबारक तो देता। ये तो कहता है वेल डन जनाब, बड़ा अच्छा काम किया है इमरान, हम चुपके बाहर छुटे आ जाए, और ये हमारी ख्वाहिश थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो इस किस्म की कोई यानी बात कही नहीं गई। तो ये मरासले का सवाल उनसे मदर अब्बास साहब ने पूछा था कि क्या आपको उस मरासले की मजम्मत नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो झूठ और वो इख्तरा है और उसको वो नहीं मानते, और इस किस्म की चीज़ें होती रहती है, इसको साजिश कहना और दुरुस्त नहीं है। और अगर इस किस्म की बात होती, वो कहते हैं जी मैंने तहरीक में बात को लीड किया है, मैं था सामने, तो मुझसे तो कोई बात करता ना, मैंने तो किसी ने पूछा ही नहीं। गल भी सही है कि अमेरिका ने अगर ये सारी साजिशें रचाई होती और इमरान खान को गिराया होता, तो फिर अमेरिका जिस हुकूमत को ला रहा था उसके साथ वो जेल हो जाता, उनकी मदद करता। IMF तो मदद कर नहीं रहा, और IMF अमेरिका के कहने के बगैर किसी की भी मदद नहीं करता। तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कहाँ है और किस तरफ खड़े हैं। इम्पोर्टेंट बात कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीबन 2 साल बाद अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, और जब वो गले मिले तो बड़े रिक्कत अमेज़ मनाजर थे 2 साल बाद जब भाई मिलते हैं। और फिर एहतराम का रिश्ता भी देखा गया, किस तरह छोटा भाई बड़े भाई से गले मिला। तो वो तस्वीर जो कि हमने काबुल में देखी थी, जब जनरल फैज़ हमीद ने काबुल फतह होने के बाद चाय का कप लिया, तो इंडिया को बड़ी जलन हुई थी। तो एक ये तस्वीर जब दोनों भाई मिल रहे हैं, तो फिर जो दुश्मन जो ये कहते थे उनके मुखालिफिन के नून में से शीन निकलेगी, उनके सीने में भी उसी किस्म की तकलीफ कल से हो रही है। और तीसरा जलती पे तेल फेंका जनाब असद जरदारी साहब ने, ये कह करके जो बाइडन मेरा दोस्त है। कल तक जो अपोजिशन है वो थोड़ी सी हुकूमत के ऊपर हावी नजर आती थी, अब वो मुझे लगता है कि आज के बाद बैकफुट पे जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने भी तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली से मुतल्लक जो रेफरेंस भेजा गया था वो खारिज कर दिया है। 20 मुनहरफ अरकान के खिलाफ PTI ने रेफरेंस भेजा था कि जी ये हमारी पार्टी में नहीं है। तो उनसे इंक्वायरी की गई, उनसे पूछा गया, उनसे सवाल जवाब हुए, तो उन्होंने बताया जी हम PTI के रुकने असम्बली हैं, हमने किसी और जमात को वोट नहीं डाले, पार्टी इजलासों में भी शरीक हुए हैं, और हमें कोई ऐसी हदायत जारी नहीं की गई थी जिसके मुताबिक हमने उसकी वायलेशन की हो। तो असूली तौर पर तो हम पार्टी के अंदर हैं, तो हमें डीसीट नहीं किया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने
मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली से मुतल्लिक रेफरेंस खारिज कर दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर करने की तैयारी की जा रही है, और मेंबर सिंध निसार दुरानी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया, और रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। इससे पहले गैर मुल्की फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान ये एतराफ़ किया था तहरीक इंसाफ ने कि 2013 से पहले PTI के फंड्स में गड़बड़ हो रही थी और चेयरमैन इमरान खान इससे बाखबर थे। यानी PTI ने एतराफ़ कर लिया है कि फ़ॉरेन फंडिंग के मामले में गड़बड़ हुई है, लेकिन वो कहते हैं 2013 से पहले हुई थी और फिर हमने ठीक कर ली थी, हमने वो ऑडिट टीम चेंज कर दी थी, हमने फलां चेंज कर दिया था। लेकिन ये बात तो उन्होंने मान ली कि तहरीक इंसाफ के फ़ंड में गड़बड़ है, और फ़ॉरेन फंडिंग केस का जब भी फैसला होगा तो फिर मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं जाएंगे। इसकी आज दोबारा समाअत होनी है। अब अफवाहों की वजह से पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट भी गिरी, और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया जो है वो काफ़ी गिरा, और इंटरबैंक में डॉलर 190 रुपये का हो गया, ओपन मार्केट में 191 रुपये 50 पैसे का हो गया, और यानी डॉलर 1.34 रुपये बढ़ा है इंटरबैंक में, और इंटरबैंक में 188 रुपये से बढ़कर 190 हो गया। ये हाईएस्ट प्राइस अब चल रही है। तो आज देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या हम फैसले करती है, उन फैसलों का पाकिस्तान के अवाम पर क्या असर होता है, और पाकिस्तान के अवाम उन फैसलों को कबूल करते हैं, और पाकिस्तान की मईशत उन फैसलों के बाद बेहतर होती है, पाकिस्तान के सियासी हालात संभलते हैं और हुकूमत अपने यानी पाँव पे खड़ी होती नज़र आती है, या फिर मामला रैप अप होता है। तो दोनों के लिए चैलेंज बड़े हैं। चैलेंज हुकूमत के लिए बड़ा है कि उसे गले में पड़ा ढोल बजाना है, मईशत ठीक करनी है और रिफॉर्म्स करनी है, जबकि चैलेंज इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा है कि उन्होंने अब सच्ची मुची उनको लॉन्ग मार्च धरना करना पड़ा है। मई के इस मौसम में उनको अब 30 मई से पहले लॉन्ग मार्च की डेट भी देनी है और बाकायदा लॉन्ग मार्च भी करना है, और हुकूमत ने उससे पहले उस लॉन्ग मार्च को रुकने का बंदोबस्त भी करना है। अगर लॉन्ग मार्च नहीं भी रोकेंगे तो भी करप्शन के हवाले से जो इतलात है कि बहुत सारी इंक्वायरीज जो है वो खुली हुई है और बहुत सारे मुकदमात हैं, उसके तहत उन गिरफ्तारियों के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब से डिस्कस की गई है और इजाज़त ली गई है कि साबिक़ा हुकूमत के जो लोग जिनके बारे में सबूत व शवाहद मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इसकी भी उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।